जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कर्नाटक के दो शहर हुबली और बेंगलुरु के दो ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाए जाने का मसला सुर्खियां बटोर रहा है। बेंगलुरु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो हुबली में हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच 31 अगस्त को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाई गई, लेकिन इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब गणेश चतुर्थी का त्योहार इस मैदान में आगे भी मनेगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन इसके तय करने से पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्यूसडे देर रात को गणेश चतुर्थी का त्योहार ईदगाह मैदान पर मनाने को हरी झंडी तो दे ही दी। आपको बता दूं कि इस ईदगाह मैदान पर साफ तौर पर बवाल 1970 के बाद पैदा हुआ था। एक वक्त में इस पर काफी तनाव भी बढ़ा। पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जानें तक गई थी, लेकिन उस वारदात के बाद से कई दशक तक इस पर वैसे इंसिडेंट या तनाव नहीं हुआ और 1970 से पहले भी ऐसा तनाव कभी नहीं हुआ था। हुबली के जिस ईदगाह मैदान को लेकर यह मसला उठाया गया है, उसका वहां के लोकल मुसलमान रमजान और बकरीद की नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि आजादी से पहले के दशकों में इस जमीन पर अलग अलग सियासी दल बैठकें भी करते आए थे और वहां मेले भी लगा करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुबली नगर पालिका के तरफ से 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया था और 1921 में अंजुमन इस्लाम ने नगर पालिका के सामने मुसलमानों को मैदान में नमाज अदा करने की इजाजत देने के लिए अर्जी दायर करी थी, जिसे नगर पालिका ने कबूल कर लिया था और जमीन अंजुमन को 999 सालों के लिए पट्टे पर दी गई थी। बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार की तरफ से इस पट्टे के समझौते को कंफर्म किया गया था। 1960 के दशक में सरकार ने अंजुमन को तय रूल्स और शर्तों के तहत जमीन पर दुकानें बनाने की इजाजत भी दे दी थी। 1972 में अंजुमन ने एक कमर्शियल प्रेमिसेस का कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी और बाद में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अंजुमन के इस कदम को कानूनी चुनौती दी गई। उसमें कहा गया कि 1921 के लीज समझौते में इसकी इजाजत नहीं थी। कर्नाटक हाई कोर्ट और निचली अदालतों के ऑर्डर के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया कि ईदगाह मैदान हुबली धारवाड़ नगर निगम की प्रॉपर्टी थी और अंजुमन के पास सिर्फ जमीन पर साल में 2 बार नमाज अदा करने का लाइसेंस था और उस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाना चाहिए। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इस ईदगाह मैदान की जमीन ने भी सियासी कम्युनल मोड़ ले लिया। 1992 में नेशनल फ्लैग को उस जगह पर फहराने की कोशिश करी गई थी, जिसे उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने यह कहते हुए रोक दिया था कि इससे शहर में हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा होगा और ये रीजन दिया गया था कि नेशनल फ्लैग को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर नहीं फहराया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, हुबली ईदगाह मैदान उन जगहों में से एक है जिसे लेकर सबसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। करीब एक शताब्दी पहले सन 1921 में अंजुमन इस्लाम को यहां जमात में नमाज पढ़ने का हक मिला था और बीते 4 दशकों में इस ईदगाह मैदान को लेकर करे गए सियासी तमाशे ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को पैदा भी किया और साथ ही इसने नॉर्थ कर्नाटक में बीजेपी का सियासी कद बढ़ाने में भी मदद करी है। सन 1956 में भारतीय स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा हुबली को कर्नाटक की कैपिटल बनाने का हिमायती था। हुबली से आने वाले फॉर्मर केंद्रीय मंत्री एच.एन. अनंत कुमार और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टार उन नेताओं में से थे जो ईदगाह से जुड़े मसले के जरिए सियासी करियर में आगे बढ़े थे।
शुरुआत में बीजेपी ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराना चाहती थी। यहां तक कि उमा भारती को साल 1994 में स्वतंत्रता दिवस के दिन यहां तिरंगा फहराने की कोशिश करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी और सेंटर की बीजेपी सरकार में भी मिनिस्टर रहीं। हालांकि साल 2004 में हुबली की मैजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले को दोबारा खोलने का फैसला लिया और उमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ईदगाह को HDMC यानी हुबली धारवाड़ नगर निगम की प्रॉपर्टी माना था। इस ईदगाह मैदान को लेकर सबसे ज्यादा सियासी तमाशा तब हुआ जब 1994 में बीजेपी नेता उमा भारती ने ऐलान किया कि वो स्वतंत्रता दिवस पर मैदान में तिरंगा फहराएंगी। तब राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन उमा भारती और उनके सपोर्टर्स का एक ग्रुप किसी तरह शहर में दाखिल हो गया। हालांकि उन्हें मैदान से करीब 1 किलोमीटर दूर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तब पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कस्बे में तनाव के हालात काफी बढ़ गए थे। हालांकि इस वारदात के बाद कोई दूसरी हिंदू मुसलमान झगड़े की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। खैर, अब इसी ईदगाह मैदान मामले में ट्यूसडे देर रात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करी। हाईकोर्ट ने पिटीशनर अंजुमन इस्लाम की दलील पर कहा कि बेंगलुरु के चाम राजपेट में ईदगाह मैदान में रिमेन सो यानी तथा स्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुबली धारवाड़ मामले में लागू नहीं होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हुबली धारवाड़ में कोई मालिकाना झगड़ा नहीं है। यह साफ है कि यह प्रॉपर्टी धारवाड़ नगर पालिका की है और पिटीशनर अंजुमन इस्लाम एक लाइसेंसधारी है जिसे साल के कुछ तय दिनों में ही नमाज अदा करने की इजाजत मिली हुई है। तो आपको यहां पर बता दूं कि 30 अगस्त की शाम को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने से मना कर दिया था और रिमेन सो यानी तथा स्थिति बनाए रखने को कहा था। तो दोस्तों, बेंगलुरु ईदगाह को लेकर जो सियासी तमाशा चल रहा है उस मसले को भी समझ लें। दरअसल बेंगलुरु ईदगाह को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी का दावा है कि साल 1871 में इस जमीन पर उनका बेरोक टोक दखल रहा है। वो इस जमीन का इस्तेमाल अपनी इबादत और कब्रिस्तान के तौर पर करते रहे हैं। मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैसूर स्टेट वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखा है और जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और इसे 6 महीने के अंदर ही चैलेंज किया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को अपने एक फैसले में ईदगाह मैदान पर लिमिटेड वक्त के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज की इजाजत दे दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सरकार ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए, जिसके बाद कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्यूसडे को जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस AS ओका और जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले पर सुनवाई करी। तब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईदगाह मैदान में किसी दूसरी कम्युनिटी को पिछले 200 साल में अपने मजहबी रीति रिवाजों का पालन करने की इजाजत नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने कर्नाटक सरकार का साइड रख रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या कभी स्टेट सरकार ने इस जमीन पर इससे पहले किसी त्योहार को मनाने की इजाजत दी है। तो मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद बेंच ने कहा कि आपने भी ये कबूल किया है कि पिछले 200 सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों ना वहां रिमेन सो यानी तथा स्थिति बहाल रखी जाए। जो बात पिछले 200 सालों में नहीं हुई है उसे वैसा ही रहने देते हैं। खैर दोस्तों, चलते चलते एक और अहम बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बेंगलुरु ईदगाह के फेवर में दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा पास्ट यानी गुजर चुके वक्त में नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कम्युनल सियासी तमाशा बेंगलुरु ईदगाह को लेकर आगे भी जारी रह सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।